हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एसएससी जेईई 2019 के अपने जितने भी पेपर सेट हैं उन सब का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज गाइज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लिया है और ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं और इस लेक्चर में गाइज हम सोम को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्या है गाइज, जो हमारे पेपर हुए थे 2018 में एसएससी जेईई के, 2018 का पेपर एक्चुअली 2019 में आप लोगों का कंडक्ट कराया गया था। तो वो जो शिफ्ट में आप लोगों का हुआ था 23 सितंबर को हुआ था और 25 सितंबर को आप लोगों का कंडक्ट कराया गया था। तो उसमें सब्जेक्ट वाइज हम देख रहे हैं। तो गाइज लेक्चर को स्टार्ट करेंगे अपना बिना किसी डिले के। और गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो हमने लिए हैं क्वेश्चन, वो आप लोग को मार्केट में पता होगा, एक बुक आप लोग की अवेलेबल है जो आईएएस मास्टर पब्लिकेशन की है, एसएससी जेईई 2020 के नाम से आप लोगों की पब्लिश कराई गई थी ये बुक मार्केट में। और इसमें टोटल जो है आप लोगों के वो 35 आप लोग के सेट हैं, जिसमें आप लोग के सॉल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, आपका ये सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन 2018 में आप लोग का आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर को गाइज। तो गाइज इससे हम चैप्टर वाइज अगर हम बात करें तो 5 चैप्टरों के क्वेश्चन अब तक हम देख चुके हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है शियर स्ट्रेस इन बीम। जो आप लोग का बीम होता है, शियर स्ट्रेस इन बीम, इस टॉपिक से आप लोगों के कितने क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे एसएससी जेईई में, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, यहाँ पे आप देखोगे 2018 में आप लोग का 25 सितंबर का ये क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है फॉर अ बीम विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एट अ न्यूट्रल एक्सिस द शियर स्ट्रेस एक्सिस इज ऑलवेज। गाइज आप लोग को बताना है, एक बीम आप लोग के पास है, उस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है ना, वो कैसा लिया है इन्होंने, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया है। और आपको बताना है जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पर जो शियर स्ट्रेस होंगी आप लोग की वो कैसी होंगी, मैक्सिमम होंगी, जीरो होंगी, मिनिमम होंगी या इन्फिनिटी होंगी। सही आंसर बताएंगे स्टूडेंट कमेंट करके। तो बिल्कुल गाइस, इसका जो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो शियर स्ट्रेस आप लोग की होती हैं, ठीक है, उन शियर स्ट्रेस का किस तरीके से आप लोग का बीम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर बीम का क्रॉस सेक्शन आप लोग का डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन अगर आप लोग के हैं बीम के, तो उस केस में आप लोग का रेक्टेंगुलर यहाँ पे बात करी गई, तो रेक्टेंगुलर के केस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये आप लोग को एक शो करा गया है शियर स्ट्रेस वेरिएशन फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन आपने लिया जिसकी विड्थ आप लोग के पास बी थी, डेप्थ आप लोगों ने उस बीम सेक्शन की डी ली है। तो उसमें जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आता है गाइस, कुछ इस तरीके का आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इसको हम पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो शियर स्ट्रेस का आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है ये मैक्सिमम में। और यहाँ पर शियर स्ट्रेस का हमारे पास एक फॉर्मूला भी आता है, जो हमारे पास वी ए वाई बार अपॉन कितना होता है आई बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है जब हमको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी होती है बीम में, ड्यू टू शियर फोर्स। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ड्यू टू शियर फोर्स जब हमको कैलकुलेट करनी होती है तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अदरवाइज ड्यू टू अगर टॉर्जन निकालेंगे तो उसका हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिस जो हम क्या करते हैं, जो हमारी टॉर्जन इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे आप देख लो न्यूट्रल एक्सिस पे जो आप लोग का है वो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस तरीके से आप लोग का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा जैसे जैसे आने वाले क्वेश्चन देखेंगे। गाइस 7 चैप्टर आप लोग का आता है टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। तो इस टॉपिक से हमारा कोई भी क्वेश्चन 2018 में नहीं पूछा गया था। जो आप लोग का 19 में पेपर कराया था कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और ये टॉपिक वैसे भी हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को गाइस अगर आप टॉपिक वाइज करोगे तो आपको ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉलम का। ठीक है, कॉलम से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। तो गाइस कॉलम से पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखो 2018 का ये है, 23 सितंबर 2019 का, मॉर्निंग शिफ्ट का है, क्वेश्चन नंबर 32। विच व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम विद बोथ एंड्स हिंज्ड। गाइज आप लोग को बताना है क्रिपलिंग लोड जो आप लोग का होता है उसके लिए फॉर्मूला आप लोग का दिया गया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब कॉलम का आप डिज़ाइन करते हो तो उसमें 2 फॉर्मूले आप लोग को यूज होते हैं। एक तो आपके पास क्रिपलिंग फार्मूला होता है, एक आपके पास रैंकाइन फार्मूला होता है। और इसका एक लिमिटेशन भी होती है कि क्रिपलिंग फार्मूला जो होता है आप लोग का वो शॉर्ट कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और जो आप लोग का रैंकाइन फार्मूला होता है वो शॉर्ट कॉलम एज वेल एज लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए आप लोग का एप्लीकेबल होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आप लोग क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला बताना है कौन सा होगा अगर आप लोग के पास दोनों एंड कैसे हिंज हैं। अगर आप लोगों ने दोनों एंड हिंज किए हुए हैं एक कॉलम के, तो उस केस में आपको सही आंसर बताना है। तो स्टूडेंट पहले मैं आप लोग को बता दूं, एक थोड़ा सा बेसिक सा यहाँ पे एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा जो क्रिपलिंग लोड का आप लोग के पास होता है। वहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास आता है क्रिपलिंग लोड का, पाई स्क्वायर ई आई
अपॉन एल इफेक्टिव जो लेंथ होती है उसका रेशियो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है जो हमारे पास क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे ई जो होता है वो यंग मॉडुलस होता है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बीम के क्रॉस सेक्शन का, याद रखेंगे। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है गाइस? इफेक्टिव लेंथ आप लोगों की कॉलम की होती है, जो ओवरऑल लेंथ होती है वो तो आप एल लेते हो, और जो इफेक्टिव लेंथ होती है ना कॉलम की, ये डिपेंड करती है कि कॉलम आप लोग का किस सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कहा है कि जो कॉलम है ना आप लोग का वो दोनों एंड्स पे आप लोग का हिंज सपोर्टेड है। अगर दोनों एंड्स पे का हिंज सपोर्टेड होता है ना तो इस केस में जो आप लोग की एल इफेक्टिव लेंथ होती है वो जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसी के इक्वल होती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। वहीं पे एक और अलग सिचुएशन आती है, अगर मान लो कि एक एंड आप लोग का फिक्स्ड है और दूसरा एंड आप लोग का फ्री है, तो इस एंड में जो आप इस कंडीशन में जो आप लोग की इफेक्टिव लेंथ आती है वो जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है ना उसका 2 टाइम्स हो जाता है। तो इस तरीके से भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके की सिचुएशन है। जनरली हम 4 कंडीशंस इसमें पढ़ते हैं जो चारों हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। वो आप लोग को मैं जो सोम के लेक्चर मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराए थे, अगर आप लोग को याद हो RS कुर्मी बुक के, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में वो चीज़ आप लोग को बता रखी है। एक बार वो जा करके आप विजिट करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 32 का, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एल इफेक्टिव जो है वो इस केस में एल स्क्वायर के एल के बराबर ही तो है, तो जो इफेक्टिव का स्क्वायर होगा वही ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट लेंथ एल ई एंड द एक्चुअल लेंथ एल फॉर अ कॉलम विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। गाइस आप लोगों से बोल रहा है कि देखो, या तो आपसे कहे कि इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में पूछे, ठीक है, या फिर आप लोगों से इफेक्टिव लेंथ के बारे में पूछे। ध्यान से सुनना, या तो इफेक्टिव लेंथ के बारे में पूछे आप लोगों से या फिर इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में पूछे। तो दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। पहली चीज़ तो या तो इक्विवेलेंट लेंथ कह दे या इफेक्टिव लेंथ कह दे। तो इसने पूछा है कि इक्विवेलेंट लेंथ हमको बताओ कितनी होगी यदि आपके पास जो कॉलम है ना उसकी सिचुएशन ये है कि वो वन एंड पे तो फिक्स्ड है और अदर एंड पे वो फ्री है, ठीक है। वन एंड पे तो फिक्स्ड था, अदर एंड पे फ्री था। इसका जो डिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो गाइज इसका जो वो आता है ना आप लोग का इफेक्टिव लेंथ आती है इस सिचुएशन में, तो आप लोग की कितनी हो जाती है? 2L हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, तो इसकी जो सिचुएशन हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 2L हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और एक और आती है गाइज, अगर मान लो कि यहाँ पे आप कहो नहीं सर हमको तो दोनों एंड पे फिक्स्ड करना है, तो अगर आप दोनों एंड पे फिक्स्ड करना चाह रहे हो तो दोनों एंड पे फिक्स्ड कर दो। तो इस केस में जो आप लोग की एल इफेक्टिव हो जाती है वो जो ओरिजिनल लेंथ थी उसका हाफ हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर हमको तो वन एंड पे क्या करना है? फिक्स्ड करना है और अदर एंड पे हिंज करना है, तो इस केस में आप ध्यान रखोगे कि जो आपकी एल इफेक्टिव है ना वो ओरिजिनल लेंथ की कितनी हो जाएगी? L/√2 हो जाएगी। ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये चार मतलब हमारे मेजर केसेस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चारों केसेस मैंने आप लोग को बता दिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइज आप लोग का क्वेश्चन नंबर 34 23 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोग का पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि फॉर अ सर्कुलर कॉलम विद डायमीटर D subjected to a compressive load W at an eccentricity E, the diameter of core of the section। गाइस आप लोगों से कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉलम है आप लोगों का, यानी कि कॉलम तो है लेकिन उसका जो सेक्शन है ना वो कैसा है? सर्कुलर है। क्लियर है? उसके बाद वो कह रहा है कि उसका डायमीटर आप लोगों ने D लिया है और उस पर जो कंप्रेसिव लोड आ रहा है ना वो क्या है? आप लोगों का W है। और वैसे भी गाइस जो कॉलम होता है उसका नेचर ही ये होता है कि जो कंप्रेसिव लोड होता है उसको कैरी करना, ठीक है, एट अ इसेंट्रिसिटी ई। लेकिन कंडीशन ये है कि सर जो आपने लोड लगाया है ना W, इस पर ये जो लग रहा है ई सेंट्रिसिटी पे लग रहा है। सर इसका मतलब क्या है? तो देखो, अगर मान लो कि ये आपके पास क्या था? कॉलम था, इसका सर्कुलर सेक्शन था, ये मान लो कि ये सेंटर हो गया, तो इस सेंटर पॉइंट से क्या है कि ई डिस्टेंस पर आप लोगों का कहीं ना कहीं W लोड आप लोग का एक्ट कर रहा है। तो उस केस में आप लोग को बताना है कि द डायमीटर ऑफ द कोर सेक्शन, तो उसमें बताना है कि जो कोर सेक्शन होगा आप लोग का उस कोर सेक्शन का डायमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले तो सर हमको ये बताइए कि कोर सेक्शन होता क्या है, ठीक है, फिर इसके आगे हम बात करेंगे। तो देखो भाई, जो कोर सेक्शन होता है ना इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं कर्न सेक्शन, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये नाम बताता हूँ ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार कोर सेक्शन ना पूछ करके कर्न सेक्शन पूछ लेता। सबसे पहले बात करेंगे कि ये सेक्शन होता क्या है, फिर इसके बारे में हम देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करें, कर्न इज द कोर एरिया ऑफ सेक्शन इन विच इफ द लोड इज अप्लाइड टेंसल विल नॉट बी इंड्यूस्ड इन दिस सेक्शन। यानी गाइज होता क्या है,
अगर मान लो कि आप लोगों ने ये क्या था, कोई कॉलम का सेक्शन था, अगर आपने इसमें लोड भी लगाया है, अगर मान लो आपने लोड भी लगाया है, इस क्रॉस सेक्शन पे आपने ऊपर से लोड भी लगाया है, तो इसमें किसी भी केस में ये जो इसका कोर वाला सेक्शन होगा, हो सकता है कि अदर सेक्शन पे आप लोग का टेंशन जनरेट हो जाए, लेकिन जो ये कोर वाला सेक्शन होता है ना सर, ये वो सेक्शन होता है जिसके अंदर आप लोग को टेंशन देखने को ही नहीं मिलेगी। ओनली एंड ओनली क्या होगा, आप लोग का कंप्रेसिव फोर्स होगा। ठीक है, तो वो जो सेक्शन आप लोग का होता है, वो जो आप लोग का एरिया होता है, वो आप लोग क्या कहलाता है, कोर एरिया जो होता है उसको हम कर्न बोलते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आप लोग की। उसके बाद सर ये होता कैसे है, किस किस तरीके से डिपेंड करता है, तो मैंने कहा देखो भाई, ये क्या है आप लोग का जो कोर है, देखो यहाँ पे देखो कोर है या फिर कर्न है ऑफ डिफरेंट सेक्शन के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए कैसा ये आप लोग का होता है। तो सबसे पहले जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था उसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था स्टूडेंट कि आपका एक सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, उसकी हम डायमेंशन की बात करेंगे, कर्न की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो शेप क्या होगी इसकी, जो कर्न वाला पोर्शन होगा, ये आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, ये आप लोग का क्या कहलाता है, कर्न। ये वो जोन है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो D/4 होती है। अगर ओरिजिनल डायमीटर आप लोग का D था तो उसका लगभग 1/4 आप लोग का क्या हो जाता है, जो कर्न की डायमेंशन है वो आप लोग की हो जाती है। क्लियर, और यही वो जोन होगा जिसमें आप लोग की कोई भी या किसी भी तरीके की टेंशन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। समझ आया इतना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप कहोगे नहीं सर हमको तो सर्कुलर नहीं, मान लो कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन आ जाए तो उस केस में क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में आप देख सकते हो कि अगर उसकी विड्थ आप लोगों ने बी ली है और उसका डायमीटर क्या लिया आपने, डी लिया है, तो कर्न की जो डायमेंशन हो जाएगी ना आप लोग की, जो होगा ये डायमंड शेप का होगा, सबसे पहले रोम्बस जिसको हम बोलेंगे, रोम्बस शेप का होगा। और इसकी जो ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर मत कहना सर बताया नहीं था, रोम्बस पूछा जाता है कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसमें जो कर्न की शेप होगी वो कैसी होगी, तो पूछेगा, वो रैम्बस शेप होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और उसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, तो जो भी बिड्थ होगी उसका 1/3 और जो भी डेप्थ होगी उसका 1/3। ठीक है, यानी कि B/3 और D/3 आप लोग का ये होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होलो सर्कुलर। अगर हमारे पास सॉलिड ना होकर के मान लो होलो सर्कुलर सेक्शन है, तो उस केस में आप लोग की ये आप लोग की डाया हो जाएगा। ठीक है, आप हम समझते हो आउटर डाया डी है और इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी है, इसकी शेप सर्कुलर ही रहेगी। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्क्वायर सेक्शन के केस में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के सेक्शन में सेम होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, B/3 होता है इंटू D/3 होता है, लेकिन यहाँ पे B और D दोनों सेम होते हैं तो इसलिए D/3 और D/3 आ जाता है। और शेप जो होती है वो स्क्वायर होती है। ठीक है, कैसी होती है, स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, कैसी होती है, स्क्वायर। आई थिंक गाइज आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, ये देखो क्वेश्चन नंबर 34। इसी में गाइस हमसे ये पूछा था कि आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 34 में कि सर्कुलर आप लोग के पास सेक्शन था जिसका डायमीटर डी था, तो आपको जो कोर डाया था ना उसका आप लोग को बताना डायमीटर कितना होगा। तो गाइस कितना होगा, D/4। अभी मैंने आपको बताया कितना होगा, D/4। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर दी हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हमसे पूछा था। हो सकता है कि अगली बार आप लोगों से शेप पूछ ली जाए, तो याद रखना सर्कुलर के केस में जो होता है वो शेप ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आप लोग का चैप्टर आता है, इस टॉपिक से देख लो, थिक एंड थिन सिलेंडर। ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, और यहाँ से जो 2018 में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इससे अगले टॉपिक की बात करेंगे। इससे अगला टॉपिक कौन सा था हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल गाइज, ये वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको बताता है कि कोई भी मटेरियल जो है उसकी आप लोग की कि किसी भी एक्सिस के अबाउट कितनी स्ट्रेंथ आप लोग की होने वाली है। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग का होता है 11 चैप्टर। तो इस टॉपिक से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के पूछे गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, पहला क्वेश्चन आ जाता है जो 23 सितंबर को आप लोग का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था 24। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड द सेक्शन। आप लोग को आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा आप लोग का ऐसा सेक्शन है जिसका जो गाइज आप लोग का सेंट्रोइड होता है वो आउट ऑफ द सेक्शन लाई करता है, जिसका जो सेंट्रोइड होता है वो आपका आउट ऑफ द सेक्शन लाई करता है। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, एक आप लोगों ने हमेशा सुना होगा सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड करके एक वर्ड सुना होगा, और एक आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है गाइज, दो चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूँ तो गाइज सेंट्रोइड आप लोग का वो होता है, कोई भी अगर 2D शेप है जिसका एरिया आप लोग का होता है, तो उसका जहाँ पर आप लोग का क्या होता है सेंटर लाई करता है, वो जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो आप लोग का सेंट्रोइड कहलाता है। वहीं पर 3D शेप में, कोई 3D शेप है, उसका वॉल्यूम आप लोग का है, तो उस केस में जहाँ पर उसका होल मास, ठीक है, अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो जहाँ पर उसका होल मास, जो आपका होल मास होता है, ठीक है, जो भी होल मास होगा उस बॉडी का, तो होल मास जिस पॉइंट पर लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, CG। और जो पूरा उसका क्या होता है नेट आप लोग का एरिया वाला जो मतलब पॉइंट होता है सेंट्रोइड, सेंटर पॉइंट जो होता है वो 2D शेप में होता है जिसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं।
क्लियर है। अब इनमें से आप लोग को बताना है, गिवन शेप में से कुछ शेप आप लोग को दे रखी थी, इन शेप में से आप लोग को बताना है कि वो कौन सी शेप आप लोग की है जिसका जो सेंट्रोइड है वो आउट ऑफ द सेक्शन यानी कि सेक्शन के बाहर आप लोग का लाई करता है। टी सेक्शन होता है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन होता है, एंगल सेक्शन होता है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन होता है। तो गाइज इसके बारे में बात करेंगे वन बाई वन, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो गाइज टी सेक्शन का। तो टी सेक्शन अगर आपके पास होगा तो सेंट्रोइड आपका कहाँ लाई कर रहा है, विद इन सेक्शन लाई कर रहा है। वहीं पर सिमेट्रिकल आई सेक्शन होगा तो उसका भी कहाँ है, विद इन सेक्शन। ये आपका सेक्शन ही तो है, पूरे सेक्शन की डायमेंशन ही तो है ये आपकी, इसी के अंदर तो आप लोग का लाई कर रहा है ना सेंट्रोइड जो है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता है गाइज आप लोग का अनसिमेट्रिकल। जगह अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है तो उस केस में भी आप देखोगे इस शेप में भी आप लोग का जो सेंट्रोइड है वो बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं लाई करता है। क्लियर है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग की इन डायमेंशंस के ऊपर, जो फ्लेंज वाला पोर्शन है इसकी डायमेंशन क्या है उसके हिसाब से ये शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी हमको ये बताना था कि कौन से केस में वो आप लोग का आउटसाइड होगा। तो यहाँ पे देखो एंगल सेक्शन, अगर मान लो एक एंगल सेक्शन ये था और एक एंगल सेक्शन ये था तो इस केस में आप लोग का ये आउटसाइड क्या है, लाई करता है, ठीक है। और इसको आप चैनल सेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि सी है आपका ये, तो चैनल सेक्शन जो है उस केस में आप लोग का ये लाई करता है बाहर की तरफ, ठीक है। इसके सेक्शन के अंदर लाई करता है तो इसके बाउंड्री के अंदर होता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये बाउंड्री से बाहर है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, एंगल सेक्शन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को गाइस ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया था जो 25 सितंबर को आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें आप लोगों से कहा था द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर एरिया। सबसे पहले नोटिस करेंगे कैसा है, सर्कुलर एरिया अबाउट इट्स डायामीटर, यानी कि गाइस डायामीटर के अबाउट जो आप लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है आप लोग के पास, आई एक्स एक्स है आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। इसके डायमीटर के अबाउट वो कितना, आई एक्स एक्स है। उसके बाद देखो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम सर्कुलर एरिया, उसी सर्कुलर एरिया का अबाउट एन परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन, वो कितना आपका आई जेड जेड है, यानी कि जो आपका उसका प्लेन है, ठीक है, जो आप लोग का आई एक्स एक्स था उसके परपेंडिकुलर किसी प्लेन के अबाउट जो है वो आई जेड जेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। कुछ स्टेटमेंट आप लोग को दे रखे हैं कि आई एक्स एक्स जो होगा गाइज ये आप लोग का ग्रेटर होगा किससे, आई जेड जेड से, ठीक है, ये आपको बताना है। या फिर नेक्स्ट है आप लोग के पास कि जो आई एक्स एक्स है, ठीक है, जो आई एक्स एक्स है ये आप लोग का आई जेड जेड से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। या फिर आप लोग का जो आई एक्स एक्स है, ठीक है, तो भाई नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कि जो आप लोग का आई एक्स एक्स होगा कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन आप लोग का आई जेड जेड, जो आपका एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जो जेड जेड एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, ये आप लोग को बताना है। साथ ही आप लोगों से कह रहा है कि जो आई एक्स एक्स है वो इक्वल होगा आई जेड जेड के, यानी कि ये चार ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर है पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो आप लोग का आई एक्स एक्स होगा ना वो आप लोग का आई जेड जेड से कम होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये कैसे होगा, हमको ये बताओ। तो देखो भाई आप लोगों ने दो थ्योरम पढ़ी होंगी, आप लोगों ने सोइल उसमें भी पढ़ी होंगी, क्या बोलते हैं जो मैकेनिक्स होता है आप लोगों का, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट होता है उसमें भी पढ़ी होंगी। सोम में तो आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, जो मैकेनिक्स होता है सिंपल उस सब्जेक्ट में भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे बात करी गई थी कि एक हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, जिसका डायमीटर हमारे पास स्मॉल डी है। इससे अगर हम एक्सिस पास करेंगे तो एक्स एक्सिस ये हो गई और वाई एक्सिस हमारे पास ये हो गई, ठीक है। एक और तीसरी एक्सिस होगी जो आप लोग 3D में बात करते हो, 3D में आप लोगों ने देखा होगा जब आप एक्सिस ड्रॉ करते हो तो ऐसे आती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक बाहर की तरफ निकल करके आती है जो जेड एक्सिस होती है। और जो आप लोग ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थर्ड एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या करोगे, बाकी की दो एक्सिस जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। ये आप लोग की कौन सी होती है, एक थ्योरम होती है जो पैरेलल वाली होती है, आई थिंक पैरेलल थ्योरम आप लोग की होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन की हमसे बात कर रहा है। तो सर्कुलर सेक्शन के केस में जब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो आपको पता है कितना होता है, पाई डी क्यूब अपॉन कितना होता है 30, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, ये आप लोग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आप लोग का निकल करके आएगा,
क्यों निकल करके आएगा, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, जो जेड एक्सिस है आप लोग की उसके अबाउट आप उसको निकालने वाले हो। तो कैसे निकालोगे, जो जेड एक्सिस के अबाउट जब आप निकालोगे तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट होगा, तो एक्स एक्सिस और जो आप लोग का दूसरी जो वाई एक्सिस थी उसके अबाउट जब आप कैलकुलेट करोगे तो उन दोनों का सम कर देना, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस के अबाउट आप लोग का आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट होगा कितना, तो पाई डी की पावर 4/64 जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और सेक्शन आप देखोगे तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है इसका मतलब क्या है सर, जितना एक्स एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही वाई एक्सिस के अबाउट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा। जब दोनों के इक्वल होगा आप लोग, तो दोनों को जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई डी की पावर 4/32 आप लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करोगे, जो आप लोग का कंबाइन वाला है ना, जिसको आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हो आई जेड जेड, ठीक है, ये आप लोग का क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है किससे, आई एक्स एक्स से, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के गाइज जितने भी क्वेश्चन थे सोम के वो आप लोग के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा हमारा वो आरसीसी आएगा, आरसीसी के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर दो, ठीक है। और आप लोगों को पता है गाइज यार वीडियो पर लाइक कितने कम आते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और शेयर करो, ठीक है, जितना हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।